चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर आ रहे हैं। जो हम लोग का पॉलिटी चल रहा था, पॉलिटी में हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक है संघ मंत्री परिषद। संघ मंत्री परिषद क्या होता है, आपको पहले बताए थे कि राष्ट्रपति जो होता है वो कार्य स्वयं नहीं कर सकते हैं, उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद गठित किया जाता है और वो मंत्री परिषद का निर्णय प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश का संवैधानिक जो होता है प्रधान राष्ट्रपति को माना जाता है संवैधानिक रूप से, लेकिन वास्तविक रूप से जो होता है उसका कार्यवाहक कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री भी कोई काम खुद भी नहीं कर सकते हैं उतनी देश की पूरा मैनेज करना, तो वो भी अपने मंत्री परिषद का गठन करते हैं। तो उस मंत्री परिषद में तीन तरह के मेंबर्स बनेंगे। एक प्रधानमंत्री मुख्य होंगे, उसके अंदर में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी का जब पूरे का पूरा कंबाइन रूप से बोला जाएगा तब उसे हम लोग मंत्री परिषद बोलेंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी उसके बारे में बेसिक आइडिया ला लीजिए कि किस अनुच्छेद के तहत क्या काम किया जाता है। तो पहली बात जो हमने बोला, लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति भारत का वैधानिक प्रमुख होता है, मतलब संवैधानिक रूप से प्रमुख माना जाता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वास्तविक प्रमुख होता है। मतलब वो होते हैं मुख्य, लेकिन काम काज के दृष्टिकोण से कौन उनको हैंडल करते हैं, प्रधान नहीं, काम काज करेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मॉनिटरिंग, मतलब वो प्रमुख है। जैसे आप समझ लीजिए अपना घर का हेड है, तो आपके घर में जैसे आपके पापा हेड थे, जैसे घर का मुखिया मतलब हमारे समाज के अनुसार किससे माना, पिता को माना गया है। तो उसके तो जितने भी रहेंगे नीचे की संतान सब ऑर्डर देंगे, काम करेंगे, जब नहीं होगा तब करेंगे। तो सेम वे हमारे देश का जो संवैधानिक प्रधान बताया गया है राष्ट्रपति महोदय के बताया गया है, बट वो मुख्य रूप से वास्तविक कौन होता है हमारे देश का, प्रधानमंत्री। वही लिखा गया औपचारिक दृष्टिकोण से भारत के राज्य का प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन सरकार का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो वहां पर एक अस्थायी गवर्नमेंट का होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है। तो सरकार जब होगी तो उसका कोई प्रधान बनेगा, तो प्रधान कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनेगा। उसके नीचे कार्य करने वाले अधिकारी रहेंगे या मंत्री रहेंगे, जो उसमें कैबिनेट मंत्री आएंगे, राज्य मंत्री आएंगे, राज्य मंत्री के सहायता के लिए उप मंत्री आएंगे। तो ये हमारे संविधान के अंतर्गत मेंशन किया गया है कि किसके भीतर क्या कार्य होगा। तो वही लिखा गया, देखिए अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जो आप लोग पहले पढ़ चुके थे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर निहित होगी, राष्ट्रपति के अंदर होगी। और किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, याद रखिएगा, क्वेश्चंस पूछा जाता है तो बताइएगा। अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर निहित होती है, राष्ट्रपति के अंदर होती है। फिर उसके बाद बताया गया अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वही बात आपको बोले कि राष्ट्रपति महोदय स्वयं काम नहीं करते हैं, उनको सलाह लेना है, उनके कार्य में सहयोग करना है, परामर्श करना है, तब उन्हें मंत्री परिषद की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो मंत्री परिषद का हेड होता है कौन, प्रधानमंत्री। तो इसीलिए जब कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करना हो, राज्य मंत्री की नियुक्ति करना हो, तो वो राष्ट्रपति महोदय के पास सिफारिश जो करेंगे वो प्रधानमंत्री ही करेंगे कि नहीं ये हमारा कैबिनेट मंत्री मतलब मंत्रालय, जैसे रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, ये अपने अपने मंत्रालय के प्रमुख होते हैं और उनका प्रमुख होता है कौन, प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की मॉनिटरिंग करने के लिए राष्ट्रपति बना होता है। क्योंकि आपका देखिए अनुच्छेद में मेंशन किया गया है ना, अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका, मतलब हमारे जितने देश में जो संघ शासित है, राज्य शासित है, तो वहां पर कार्यपालिका के शक्ति प्रदान की गई है संवैधानिक रूप से किनके पास, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो एक मंत्री परिषद का गठन किया गया है। और उस मंत्री परिषद में क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि मंत्री परिषद का गठन मुख्य रूप से किन किन लोगों से मिलाकर किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री तो होते ही है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों को मिलाकर के मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। ठीक, यहां तक समझ में आई? तो देखिए हो जाएगा इतने देर में, चलिए हाँ बोल देना।
देखिए उसके वही जो हमने बात बोला लिखा हुआ है, मंत्री परिषद का गठन। देखिए मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री सहित सभी प्रकार के मंत्री जो कौन कौन आते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के समूह को क्या कहा जाता है, मंत्री परिषद कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया कि मंत्री परिषद का गठन किन किन लोगों को मिलाकर के होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, और उसमें प्रधानमंत्री तो होते ही है, तब जाकर के हमारा मंत्री परिषद बनेगा। ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होगी तो हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कि किस संविधान के संशोधन या अनुच्छेद के तहत मंत्री प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो मेंशन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। मतलब उनकी नाम की पेशकश होता है कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की पेशकश कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे, तब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। वो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया है, संविधान के 75(1) के अनुसार आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। ठीक। अगला लिखा हुआ है, देखिए प्रधानमंत्री जो होते हैं विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान होता है। माने कैसे संविधान में विधेयक पास होना है, देश की कार्यकारी शक्ति कैसे चलनी है, वही उनके प्रमुख होते हैं। तभी तो हम लोग कोई विधेयक राज्यसभा में पेश करते हैं, लोकसभा में तब राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो प्रधान वही होता है। ठीक है। और बोला गया है मंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध का एक सेतु का काम करता है। कहने का सेंस है कि प्रधानमंत्री जो होंगे, कोई मंत्री का प्रॉब्लम होगा तो मंत्री डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, वो अपनी बात प्रधानमंत्री के पास रखेंगे कि मेरी मंत्रालय में क्या क्या समस्या है, प्रधानमंत्री उसका समाधान करेंगे और फाइनल जजमेंट राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे, सिग्नेचर होंगे, तब वो विधेयक पारित हो जाता है। सही में बात। तो मंत्री और राष्ट्रपति के बीच कड़ी जोड़ने का काम कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री और राष्ट्रपति के बीच सेतु या पुल बनाने का काम माने कनेक्शन का काम कौन करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। वही चीज लिखा गया था आपका कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों का वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री और राष्ट्रपति के बीच एक संवाद के सेतु के रूप में काम करते हैं। ठीक। और ये हम लोग भली भांति जानते हैं कि हमारे देश का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके हम लोग प्रधानमंत्री का निर्णय किस चुनाव के माध्यम से करते हैं, लोकसभा के माध्यम से करते हैं। तो जिस पार्टी का बहुमत होगा वही पार्टी या राजनीतिक दल का एक नेता चुन लिया जाएगा और वही हमारे देश का कौन बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। जैसे हमारा अभी चुनाव होने जा रहा है संसद का चुनाव, जिस पार्टी के पास पूर्ण बहुमत होगा उसी पार्टी का एक सदस्य जो होगा जो सर्वसम्मति से चुन लिया जाता है वही प्रधानमंत्री बनते हैं। वही अपना पेशकश राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे कि नहीं हम लोग सर्वसम्मति से दल का नेता चुन लिए हैं, ये हमारा प्रधान होगा मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर उसके बाद उस पार्टी का निर्णय होगा कि किसको किसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, किसको राज्य मंत्री बनाया जाए। तो प्रधानमंत्री उनकी पेशकश फिर राष्ट्रपति के पास लेंगे, फिर शपथ ग्रहण देंगे। याद रखिएगा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री का शपथ जो होता है दोनों अलग अलग होता है, कोर्ट एक कोर्ट नहीं होता है, मतलब शपथ पत्र दोनों का अलग अलग होता है। सही में आई बात। लास्ट लाइन यही कॉमन लाइन जिससे आप परिचित है, लिखे गया है कि लोकसभा में जिस दल को स्पष्ट बहुमत होगा उसी का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। तो हम लोग जानते हैं ना अभी हमारे क्या संसद के सदस्यों की संख्या कुल कितनी है लोकसभा में, 545 नहीं, अब वर्तमान में अगर बोलेंगे राइट 543, क्योंकि एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। ठीक है। आइए अब आइए मंत्रियों की अर्हता है मतलब क्वालिफिकेशन। अगर कोई मंत्री बनता है तो शुरू से जो परंपरा चली आ रही है वही है, कुछ थोड़ी सी चेंज है। मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हो। सपोज दैट हम किसी को रेल मंत्रालय बना दिए, ठीक, हमने रेल मंत्रालय बना दिए और वो चुनाव नहीं लड़े, ऐसे जीत गए,
ठीक, हम बोले कि ठीक है, एक्स नाम का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा संसद का, तो संसद का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हमने उसको कैबिनेट मंत्री बना दिए, रेल मंत्रालय दे दिए। तो जब हम एक्स नाम के व्यक्ति को रेल मंत्रालय दे दिए तो वो तो बन सकता है, लेकिन हमारे संविधान का एक नियम है, उसे 6 महीना के अंदर दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसकी सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। अगर 6 महीना के भीतर अगर वो नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो उस स्थिति में वो उनका पद त्यागना पड़ेगा। समझ आई बात? तो अगर सपोज दैट कि इसीलिए कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी वो मंत्री परिषद बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। मंत्री परिषद करने का मतलब कैबिनेट मंत्री बने चाहे राज्य मंत्री बने, तभी वो बन पाएंगे। तो नहीं रहेंगे राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य तो 6 महीने के बाद उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। वही लाइन में लिखा गया है आपको सारी बात कि मंत्री परिषद बनने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य हो, परंतु मंत्री बनने के बाद उसे संसद का सदस्य ना हो तो उसे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन मतलब राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। वो हमारे संविधान के अनुच्छेद देखिए 75(5) में वर्णित किया गया है। 75(5) में वर्णित किया गया यही बात को है कि अगर कोई व्यक्ति कैबिनेट मंत्री या उपराज्य मंत्री या मंत्री परिषद का सदस्य बनता है तो उसे दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, और नहीं होगा तो कितना महीना का मोहलत मिलेगा? 6 महीने का। ये 6 मंथ को दिमाग में लोड रखिएगा, क्योंकि एकदम पूरा नीट एंड क्लीन लिखाया गया था। इसीलिए यही क्वेश्चन जितना आपको कलर किया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ है, तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन रिपीट करेगा और इंपॉर्टेंट है। अगले देखिए क्या हुआ, यदि उस अवधि में वो ऐसा करने में असफल रहेगा तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आए? तो ये मंत्री परिषद का क्वालिफिकेशन है। जैसे आप लोग का क्वालिफिकेशन है जॉब लेने का, उसी प्रकार इनका भी क्वालिफिकेशन है कि मंत्री परिषद में क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगला मंत्री परिषद का कार्यकाल एकदम सिंपल है। ये मंत्री परिषद का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल पर निर्भर करता है, क्योंकि आपको पहले बोले कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन करते हैं, कैबिनेट मंत्री, तो मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल जितना होगा कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री का भी उतना ही होगा। तो मुख्य रूप से हमारे देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। तो मतलब मंत्री का भी कार्यकाल 5 साल होगा। अगर वो अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कार्यकाल कितने सभी की होगी? 5 साल की होगी। तो वही लिखा गया है, देखो मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्री परिषद तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा विश्वास मतलब सपोज करो अगर जिस पार्टी के सदस्य प्रधानमंत्री बने हैं उसको अगर पूरा बहुमत नहीं मिला है, तब अगर प्रधानमंत्री गए तो नीचे सब मंत्री सदस्य भी गया, क्योंकि वही तो मेन है। नीचे बेस गया तो ऊपर अपने आप खत्म। समझ में आई बात? तो अगर प्रधानमंत्री का पोस्ट गया तो उस सदस्य का जितने भी मतलब अगर बहुमत नहीं मिला उस दल को, तो उस दल के जितने भी मंत्री हैं सब खत्म। तो इसीलिए बोला गया लोकसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। जब तक लोकसभा में उनका विश्वास मत प्राप्त है तभी तक वो भी मंत्री परिषद बन सकते हैं। और दूसरी बात, वो कैबिनेट मंत्री जो होंगे वो प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रणय होते हैं, मतलब उनके आशीर्वाद पर वो बने रहते हैं। प्रधानमंत्री जिनको चाहेंगे अपने दल के सदस्य को कैबिनेट मंत्री उप राज्य मंत्री नियुक्त कर सकते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी होती है। समझ में आई बात? वही लिखा गया है, वो अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक जो सामान्यतः 5 वर्ष होता है उस पद पर बने रहेंगे। ये इसका कार्यकाल का वर्णन है। लेकिन मंत्री परिषद कितना समय तक निर्भर करेगा वो किस पर डिपेंड करता है? लोकसभा के विश्वास प्रस्ताव पर। समझ में आई बात? आइए अगला, मंत्री परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात ध्यान से समझिएगा। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद का आकार ऐसा नहीं कि एकदम चाहेंगे 200-300 बना ले, नहीं। वो हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कि कोई भी मंत्री परिषद का गठन होगा तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखिए वही लिखा गया है कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार यह बताया गया है
कि हमारे मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या, जितने भी आपके लोकसभा के सदस्यों की संख्या या बहुमत की आवश्यकता है, उसका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सही में आई बात? सपोज कीजिए मेजोरिटी के लिए जो चाहिए बहुमत, उस बहुमत का 15% होना चाहिए, जो वर्तमान में अभी है 83 लिखे होंगे कहीं पर 83 मंत्री। ये नहीं कि मंत्री पूरा बना दे, नहीं, टोटल केंद्र मंत्री परिषद। उस केंद्र मंत्री परिषद में आपका राज्य मंत्री भी होगा, कैबिनेट मंत्री भी होगा। तो याद रखिएगा कि संविधान में मंत्री परिषद का आकार संबंधित कोई उपबंधित नहीं है, लेकिन इसका निर्णय किया गया कब? 2003 में। 91 संविधान संशोधन 2003 में ये नियम बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि जब हमारे देश में आपातकाल लगती है तो किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। राष्ट्रीय आपातकाल बोले थे ना, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो बोले 352 जब हमारे देश में लगेगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल के ऊपर जब वो सब विधेयक पास होगी तो उसके ऊपर कैबिनेट मंत्री का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। तो कैबिनेट मंत्री रहेगा तभी तो सिग्नेचर होगा। तो इसीलिए इस कंडीशंस में आपका बताया गया था कि संख्या कुल कितना होना चाहिए? 15%। वही लिखा गया है कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से अनुच्छेद 75(1) के क में अंतर स्थापित करने का यह उपबंध किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितना है? 543 का 15% ही मंत्री परिषद का गठन कर पाएंगे। ठीक है, जो अनुमान कितना बताया गया है? लगभग 83 है। लॉजिक समझ में आया? चलो अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो था, है और रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये एक स्टैटिक जीके है, कभी बदल नहीं सकता है, इसलिए ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? जवाहरलाल नेहरू। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1947 से लेके 1964 तक। अब वो देखिए, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति है। कितना है? लगभग 17 साल। और बोला जाएगा एग्जैक्ट तो उनका कार्यकाल रहा 16 साल 9 महीना 12 दिन। हाँ सर बोलिए। हाँ, बुक के लिए बोले, बुक है ना? ठीक, रख दीजिएगा। हाँ हाँ, 12 बजे तक हम आके ले लेंगे क्लास में भी। ठीक है, ठीक। तो देखो, तो कहने का सेंस ये है कि मंत्री में अगर एग्जैक्ट डेट बोलेगा कितना साल नहीं पूछा जाता है, लगभग सबसे बड़ा पूछा जाता, लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के थे, जिनका कितना था? लगभग 17 साल। कभी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया है, अगर कभी पूछ दे तो हम भी वो डेट लिख दिए हैं। जिनका एग्जैक्ट था 16 साल 9 महीना 12 दिन। सबसे लंबा कार्यकाल नहीं था। और सबसे छोटा कार्यकाल बोला जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। इनका जो 17 दिन के लिए पहले कार्यकाल था। ठीक है, इनका पहला कार्यकाल 17 दिन का था, जो कब थे? 1996। फिर उसके बाद लिखा गया है हमारे देश में कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी हुए हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहने का मतलब, सपोज दैट किसी आकस्मिक कारण से किसी प्रधानमंत्री का देहांत हो जाए या बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाए, तो उस अवस्था में तुरंत चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। तो वैसी दशा में एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाई जाती है। तो हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति नाम कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक 1964 में और दूसरा 1966 में। ये सब नहीं भूलिएगा, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस रहता है। और एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहला नाम किनका आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बने थे 3 बार। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 3 बार बने थे, एक 17 दिन के लिए, एक 13 महीना के लिए और एक 5 साल के लिए। ठीक है, वो 3 बार बने थे।
तो उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर उसके बाद कौन नाम आता है? इंदिरा गांधी जी का। वो कितनी बार बने थे? 3 बार बने थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह कितने बार बने हैं? 2 बार। और अभी नरेंद्र मोदी जी का भी अभी 2 साल हुआ है। आप देखिए तीसरी बार अगर बनेंगे तो 3 बार कार्यकाल इनका भी शामिल हो जाएगा। समझ में आए? तो देखिए हाँ 2 बार हो चुका है, तीसरा बार इनका लग रहा हो ही जाएंगे, जो कंडीशन बन गए हैं। तो कहने का मतलब इसमें याद रखिएगा, सबसे लंबा कार्यकाल सबसे पूछा जाता है किसका होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम समय तक बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, और ये सीरीज तो आपका याद ही रहेगा सारा। आगे चलिए, अगला देखिए। सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव बताए थे ना कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 50 मेंबर्स का सहमति होना चाहिए। और राष्ट्रपति महोदय के पास लिखेंगे कि ये राजनीतिक दल जो होता है, जिस प्रकार देश में कार्यपालिका संचालित होनी चाहिए, नहीं हो रहा तो उन्हें अपना विश्वास मत देना पड़ता है। अगर वो विश्वास मत लोकसभा में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो वो प्रधानमंत्री खत्म हो जाएंगे। तो वैसी अवस्था आई थी कि इनके कार्यकाल में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में लाया गया था। और वो कब लाया गया था? अगस्त 1963 में। ठीक है, 1963 में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमारे देश में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में। और वो कब लाया गया था? अगस्त 1963 में लाया गया था। उसके बाद सबसे कम उम्र के भी हमारे देश में प्रधानमंत्री बने हैं, जिनका नाम था राजीव गांधी। वो मात्र 40 साल के उम्र में प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश में। ठीक है, सबसे कम उम्र के तो लगभग वो 27-28 हो गए होंगे आप लोग, 13 साल के बाद बन गए थे। सबसे कम उम्र के देखो पहले के जो थे उनका योगदान ही मानना पड़ेगा। बताई दे रहे हैं कुछ जीके का दृष्टिकोण से। हमारे देश में जो अभी क्रांति, दूरसंचार क्रांति, जिसको आईटी क्रांति बोलते हैं ना, उन्हीं का देन है। जो अभी बोलते हैं कंप्यूटर जो चला रहे हैं, उन्हीं का देन है। वो अपने दम पर लेकर के आए थे इंडिया में, बोले थे इससे बेरोजगारी खत्म होगी। जब उसी कारण बेरोजगारी खत्म हुआ कि बढ़ा? बेरोजगारी मतलब खत्म हुआ ना, मतलब कहने का सेंस है आपको बहुत तरह तरह का रोजगार मिला। अगर मान लो कंप्यूटर नहीं आता तो जितना अभी आप काम कर पा रहे उतना कर पाते नहीं, उन्हीं का देन था। वो कंप्यूटर बोले नहीं आना चाहिए इंडिया में। ठीक है, तो देखिए कहने का सेंस है, तो याद रखिएगा सबसे कम उम्र के अभी तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी 40 साल के। और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति देखिए मोरारजी देसाई। कितना? 81 साल की उम्र में बने हैं, 81। सोचो 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, और ये 81 ईयर्स के जब थे तब भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो उनका नाम क्या था? मोरारजी। तो सबसे अधिक उम्र वाले प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई। कितना था एज उनका? 81। और सबसे कम उम्र राजीव गांधी। कितना उम्र था उनका? सबसे कम समय तक बनने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। सबसे अधिक समय तक बनने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसके शासन काल में राष्ट्रपति ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था प्रथम बार? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। टाइम क्या था? अगस्त 63। ठीक है, अब आइए, ये तो परिचित है, हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ, उसमें पहली बार जो त्यागपत्र दे दिए कि होगा किसी कारण से, वो त्यागपत्र दे दिए कि नहीं हम नहीं मानेंगे सिस्टम को, तो अपने मंत्री पद से हट गए। तो उसमें पहला नाम किनका आता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। किस रूप में? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दिए हैं। देखिए प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। और सबसे ज्यादा उम्र भी इन्हीं का नाम लिस्टेड है ना। हाँ, तो सोचो प्रधानमंत्री बन जाइएगा तो त्यागपत्र दीजिएगा?
बोले इतना ऊंचा पोस्ट, लेकिन ये दिए थे। हाँ, अच्छा, गौर करके इसीलिए दे दिए। अब होगा कारण उनका, अब वो कारण थोड़ा ना ऐसे पता चलता है। ठीक है, तब कौन व्यक्ति थे? मोरारजी देसाई। और जो आपका उनका उम्र है, और सबसे ज्यादा उम्र वाले उन्हीं का नाम लिस्टेड है। कितना साल के थे? 81 साल। अब आइए, हमारे देश में उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा भी नहीं, क्योंकि हाँ, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो उसके लिए जगह कार्य करने वाले उप प्रधानमंत्री, तो उनका व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो रिमाइंड एक बार कर लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सबसे कम उम्र बनने वाले प्रधानमंत्री का नाम राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का नाम मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए, जो आपको बताएं, अब जो मंत्री परिषद का जो गठन किया जाता है उसमें मुख्य रूप से 3 व्यक्ति होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री होते हैं जिसे बोला जाता है, दूसरा राज्य मंत्री होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और तीसरा उप मंत्री होते हैं जिसे डेप्यूटी मिनिस्टर कहा जाता है। तो मंत्री परिषद का गठन इन 3 प्रकार से होता है, और इसमें हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के परामर्श से ही इन तीनों को मंत्री बनाया जा सकता है, और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति के पास की जा सकती है। तो इनकी सिफारिश कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किनके पास? राष्ट्रपति के पास। अब पहला नाम आता है कैबिनेट मंत्री। तो देखो, कैबिनेट मंत्री जो होता है ये प्रशासन मतलब अपने विभाग का प्रधान माना जाता है। अपने विभाग का प्रधान करने का मतलब ये हुआ, सपोज दैट रेल मंत्रालय, तो रेल मंत्रालय का रेल मंत्री होंगे, ठीक, वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री होंगे, तो उस मंत्रालय का जो वो सब कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत में आते हैं। तो भारत के अभी वर्तमान में, अब वर्तमान नहीं, अब तो लोकसभा भंग हो गई है ना, तो मतलब कौन थे वित्त मंत्री? निर्मला सीतारमन। मतलब अभी तो लोकसभा भंग हो गया ना, कार्यकाल समाप्त हो गया, तो अब क्या हुआ? आचार संहिता लग गई और लोग क्या हो गया? अब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ, लिखा हुआ कैबिनेट मंत्री जो होता है भारत के प्रशासनिक की सर्वोच्च इकाई होती है। मतलब वो अपने अपने मंत्रालय के सर्वोच्च होते हैं और यही सरकार के संचालन के नीतियों का पालन करते हैं। सपोज दैट कि हमारे देश में कोई बजट सेशन पास करना है तो कौन सा मंत्रालय से पास होगा? वित्त मंत्रालय। तो हमारा वित्त मंत्रालय से जो बजट पास होता है पूरा 1 साल का देश का लेखा जोखा होता है, तो हमारा सिस्टम देश उसी के अनुसार से चलता है। तो वही लिखा गया है, प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है और वो अपने विभाग मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। तो जितने भी कैबिनेट मंत्री बनेंगे वो अपने अपने विभाग के अध्यक्ष और हेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको जो शुरू में बता दिया गया था कि इसकी गठन करने का कारण यही था, जो संविधान के अनुच्छेद संशोधन 1978 में बताया गया था कि जब हमारे देश में आपातकाल लगाई जाती है तो उसमें कैबिनेट मंत्री का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इसी वजह से कैबिनेट मंत्री का गठन किया जाना अनिवार्य था। वही लिखा गया है, कैबिनेट शब्द का जो उल्लेख हमारे संविधान में नहीं था। जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस संविधान में कैबिनेट शब्द का यूज नहीं किया गया था। तो उस शब्द का यूज जो किया गया 44वें संविधान संशोधन था 1978 में किया गया कि नहीं, हमारे संविधान में इस वर्ड का कैबिनेट शब्द का यूज होना चाहिए। इसलिए यूज होना चाहिए क्योंकि जब हमारे देश में आपातकाल लगेगी तो वहां कैबिनेट मंत्री का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। तो इसीलिए हमारे संविधान में संशोधन करके 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया, हमारे संविधान में कैबिनेट वर्ड को जोड़ दिया गया। वही लिखा गया है। और हमारे हम लोग जानते हैं ना, अनुच्छेद 352 क्यों लगाया जाता है? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगती है
तो नेशनल इमरजेंसी लगती है अनुच्छेद 352 के तहत, और उस स्थिति में वही लिखा गया है कि आपातकाल लागू होने के लिए राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले लिखित अनुशंसा पर कैबिनेट मंत्री का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जब हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहां कैबिनेट मंत्री का सिग्नेचर होना अनिवार्य है। तो हमारे संविधान में तो कैबिनेट शब्द था नहीं, तो कैसे होगा? तो उस कैबिनेट शब्द को ऐड करने के लिए संविधान में, हमारे संविधान में संशोधन किया गया, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 था। समझ में आई बात? जो आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम कैबिनेट शब्द जो हमारे संविधान संशोधन में कब जोड़ा गया, याद रखिएगा, क्या हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978। देखो ये थोड़ा थोड़ा हम सब में ऐड करते जाते हैं, इसलिए क्योंकि आपको संविधान संशोधन भी कुछ पढ़ना है और अनुच्छेद तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना, तुम्हारे दिमाग में लोड हो जाएगा सब, और एक बार बोलोगे कि सब अनुच्छेद पढ़े तो सब एगो चल जाएगा इंडिया, एगो चलेगा पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, सब मिलने लगेगा एक दूसरे से। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। सही में आई बात? इसीलिए वो सब अंडरलाइन कर देते हैं कि जो आप पढ़ने में सहायता करें। अब देखो कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो उतना तो आज हम लोग को उसकी सहायता के लिए तो मंत्री की दरकार चलने आवश्यकता पड़ेगी, तो उसकी सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री का गठन किया जाता है। मतलब राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के गठन कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री का मदद करने के लिए उप राज्य मंत्री, राज्य मंत्री का समर्थन करने के लिए उप मंत्री, सब चैनल से बना हुआ है। वही लिखा गया कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री और उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। जो उप मंत्री एक कनिष्ठ मंत्री होते हैं, मतलब जूनियर मिनिस्टर, जो कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार करने वाले के कार्यरत होते हैं, उसका भी काम करने वाले नीचे चाहिए। अब मंत्रालय के भीतर में आप लोग भी जो एसएससी जाएंगे, यूपीएससी कमीशन का थ्रू तो जाते हैं, वो भी तो मंत्री का ही ना काम करते हैं। क्या मंत्री जैसे वित्त मंत्री अपने काम करते होंगे? नहीं, राज्य मंत्री बोलते हैं कि उप मंत्री बोलते हैं कि ठीक है, जो उसका अधिकारी होंगे, सचिव होंगे वित्त विभाग का, उसका अंडर में जितने स्टाफ होगा उसका सब चेन सिस्टम चलता है। लेकिन जवाबदेही कौन होगा? हमारे देश के जवाबदेही में कुछ भी होगा प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं। पहले प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? वित्त मंत्री के पास रिपोर्ट बोलते हैं, क्या बात है, क्यों दाम बढ़ा घटा, वो अपना नीचे मंत्रालय को सुधार करने बोलते हैं, तभी तो सिस्टम चलता है। नहीं तो ये पूरा देश की जो शासन व्यवस्था है कहीं नहीं चल पाएगी। उसी प्रकार सबका एक सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री का पोस्ट होता है। इतनी समझ में आ गई? यही था आपका मंत्री परिषद की पूरी कहानी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज आपकी कार्यपालिका पूरी खत्म हो गई, जिसमें आपने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, मंत्री परिषद पढ़ा, संसद पढ़ा। ये चारों टॉपिक आपका खत्म हो गया। कार्यपालिका के बाद आपका न्यायपालिका चलेगा, या न्यायपालिका फिर पंचायती राज व्यवस्था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आई बात? तो आज की कार्रवाई समाप्त होती है। धन्यवाद।